स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 प्री 9 हमारा चैप्टर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हमने करना है केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज में हमारे पास क्या है आयन। लेकिन आयन को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। बेसिकली चार्ज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट के एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करता है वो क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्ज। अगर आपसे किसी को कहते हो कि चार्ज क्या होता है तो आप कहते हो कि पॉजिटिव, किसी भी बॉडी पर जब चार्ज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अब वो कहता है कि ये चार्ज जो है किसी बॉडी को किस तरह से अट्रैक्ट करता है या किस तरह से रिपेल करता है। क्लियर? अब आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ए है, एक आपके पास बी ऑब्जेक्ट है, तीसरा आपके पास क्या है, सी ऑब्जेक्ट है। ए ऑब्जेक्ट, अब हम कहते हैं कि जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, और जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर बॉडी ए के लिहाज से बात कर तो बॉडी ए जो है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी बी के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑपोजिटिवली चार्ज है। और दूसरा जो है, अगर ए और सी को देखते हैं तो ए और सी जो है, ए के ऊपर पॉजिटिव है, सी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ए ऑब्जेक्ट सी ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बी के लिहाज से बात करते हैं, बी क्या करेगा, ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
नो चार्ज। क्लियर? अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। क्लियर? इट्स मीन कि इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, हम कहते हैं किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए आपके पास? 11। क्लियर? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्या है? +11 हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होता है, इट्स मीन के लिए क्या है? पॉजिटिव +11 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर द सेम। इट्स मीन के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कितने? 11 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? -11। क्लियर? अब अगर आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें सोडियम का, सोडियम के प्रोटॉन में 11 होते हैं, न्यूट्रॉन में 12 होते हैं। इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट शेल में कितने होते हैं? सेकंड शेल में 8 होते हैं और लास्ट शेल में इसके कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्या करेगा? सोडियम एटम क्या करेगा? अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसके पास कितने हैं? 11 ही है। क्लियर? तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है लेकिन लूज करने की वजह से यहां से जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर, तो जो आपके पास लूज करने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10 होने की वजह से यहाँ पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होता है? माइनस। आपके पास क्या आ जाएगा? -10। क्लियर? +11 प्लस माइनस -10, आपके पास चार्ज कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। सो सोडियम के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होगा? +1 या पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? अब दूसरी बात ये है कि जब सोडियम जो है +1 है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लियर? ये तो हो गया कि पॉजिटिव चार्ज किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आए। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आए। यहाँ पे आप एग्जांपल क्या है? क्लोरीन की लेते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 17 होता है। क्लियर? इट्स मीन कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने क्लोरीन के? 17। और इसमें जो चार्ज होता है वो क्या होता है? प्लस होता है, +17 हो जाएंगे। क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम आर सेम। ठीक है? तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स में वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा? -17 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या होता है कि जब इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्लोरीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? 18। क्योंकि इसका टॉपिक मैच होता है वो 35 होता है। ठीक है? पहले शेल में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड में हमारे पास कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और थर्ड में हमारे पास कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये क्या है? इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। जब इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है तो वो क्या करेगा कि वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन
नहीं कर रहा है, जो वो लूज कर रहा है वो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, +17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक गेन करने की वजह से कितने हो गए, 18 हो गए। +17 -18 आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो क्लोरीन एटम के पास क्लोरीन का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, -1 चार्ज अटेन करेगा। क्लियर। अब जो हमारे पास हमने यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया है कि किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता कैसे है। अब हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ आयंस। टाइप्स ऑफ आयंस, इसकी दो टाइप्स होती है। एक आपके पास क्या होता है, कैटायंस होते हैं, दूसरे आपके पास क्या होते हैं, एनायंस होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज एटम जो होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एटम क्या कहलाते हैं, कैटायन कहलाते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज एटम होंगे वो क्या होंगे, एनायंस होंगे। पॉजिटिवली चार्ज एटम में कैटायंस में आपके पास एग्जांपल आती है सोडियम की, +1 होता है, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, ठीक है। इसी तरह नेगेटिवली में क्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2। ये अब आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ आयन है, एक कैटायन है और दूसरा आपके पास क्या है, एनायन है। पॉजिटिवली चार्ज एटम क्या कहलाता है, कैटायन कहलाता है। नेगेटिवली चार्ज एटम्स क्या कहलाते हैं, एनायन कहलाते हैं। इसी तरह आपके पास बुक में सेल्फ असेसमेंट इसी टॉपिक से रेलेवेंट है, उसमें वो कहता है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज या मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज कैसे है। यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन देती जाऊँ कि ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर देखते हो तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है 8 है। इट्स मीन कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर, 8 है। क्लियर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, पॉजिटिव 8 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, माइनस, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, -8 होगा। क्लियर। अब अगर आप देखो इसका आउटर मोस्ट शेल को देखें तो प्रोटॉन कितने, 8, न्यूट्रॉन कितने, 8 है। फर्स्ट शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में आपके पास कितने, 6, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, -8। कितने ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं तो -2, टोटल क्या है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, -10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर। अब ये देखें यहाँ पे क्या है, -10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास कितने, +8, नंबर
-2। अब देखें जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, -2। क्यों? क्योंकि इसने अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कैरी किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर कैरी किए किसी दूसरे एटम से अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या है आपके पास है कि ऑक्सीजन जो है वो अपने ऊपर -2 चार्ज जो है वो किस तरह से अटेन करता है, -2 चार्ज जब वो किसी दूसरे एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे जी आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। Bismillahirrahmanirrahim. Today is 14th May. The day is Thursday. Physics, class 3/9, chapter number 2, kinematics. Today the topic is graphical analysis of motion. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। इसको आपको थोड़ा अटेंटिवली अटेंड करना है ताकि आपको कुछ बातें एक मरतबा में सुन के समझ आते हैं, बाकी फिर इसको आप जितनी मरतबा सुनेंगे उतना बेहतर आपको क्लियर होगा। ठीक हो गया? सबसे पहले देखें हमारे टॉपिक का जो मेन टाइटल है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। जो वर्ड ये है ना मोशन, जो टर्म हम यूज करें इसका मतलब है हरकत। एनालिसिस किसी चीज का इन डेप्थ तजज़िया करना, किसी चीज के बारे में फुल एनालिसिस करना मतलब उसको अच्छे तरीके से जानना, उसका तजज़िया करना। ग्राफिकल यानी कि हम इसको किसी ग्राफ के जरिए जब किसी चीज़ का तजज़िया करते हैं ना उसको पूरी तरह से स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बात की ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, तो हम किसी भी बॉडी के अंदर जो उसकी हरकत होती है ना किसी ऑब्जेक्ट की उसका एनालिसिस करेंगे ग्राफिकली। ये हमारा मेन आज का टाइटल टॉपिक का है वो ये है। अब सबसे पहली टर्म तो आपको ये पता होनी चाहिए कि बेसिकली ग्राफ होता क्या है। ठीक है? A pictorial way of presenting information about the relation between various quantities. The term pictorial ये दिखा नहीं यहाँ पे मैंने कि जब पिक्टोरियल वे आपके पास होता है कोई भी पिक्टोरियल वे आपके पास क्या होता है, कोई भी आपका डायग्रामेटिकल वे जिसको आप किसी भी स्केच के थ्रू किसी भी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपके पास एक यहाँ पे इसी तरह उन्होंने मेंशन किया है एक पिक्टोरियल वे होता है मालूमात को जाहिर करने का। अब कौन सी मालूमात होती है वो वेरियस क्वांटिटीज़ के दरमियान होती है, यानी एट ए टाइम आप कोई सी भी 2 क्वांटिटीज़ लेके उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उनके दरमियान रिलेशन बता रहे होते हैं। आपके पास जो ग्राफ होता है आपको पता है वो 2 लाइन्स पे कंसीडर होता है। एक आपके पास वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो उसका ओरिजिन होता है। अब एक एक्सिस पे हमने एक क्वांटिटी ले ली, दूसरे एक्सिस पे हमने दूसरी क्वांटिटी ले ली, आपस में इनका जब हम रिलेशन एक्सप्लेन करेंगे, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेगा वो इसका एक स्केच होगा, पिक्टोरियल वे होगा, डायग्रामेटिकल वे होगा, जिसको ओवरऑल हम कहते हैं वो क्या है, ग्राफ। अब ग्राफ की हमें डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या नज़र आती है, हम क्यों ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्यों हम बार बार डिफरेंट टॉपिक्स में ग्राफ की बात करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस भी तो कुछ होगी हमारी डेली लाइफ में। कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है देखिएगा। टू शो ईयर वाइज ग्रोथ और डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट। आप जो एक्सपोर्ट रेट चेक करते हैं ना, जो भी आप अपने कंट्री से बाहर की तरफ जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं भेजते हैं, आप ईयर वाइज यानी कि आपने सालाना चेक करना होता है कि उसके अंदर कितनी ग्रोथ यानी कितना आपको उसके अंदर इजाफा नज़र आता है या डिक्लाइन कितनी कमी होगी उसके अंदर। इस वेरिएशन को चेक करने के लिए बेसिकली जो सबसे बेसिक आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए पार्ट होता है वो ग्राफ होता है। उसके बाद टू शो मंथ वाइज रेनफॉल। आपको पता है अक्सर आप लोग अगर न्यूज़ चैनल की तरफ जाएँ जो आपके पास वेदर फोरकास्टिंग के लिए होता है ना, एक उनका अलग से जो डिपार्टमेंट जो काम करता है वो तो आपको पता है सैटेलाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में बात पढ़ ली है। अब हमने यहाँ की सी बात देखनी है कि आप देखते हैं ना कि उसके अंदर आपको एक व्यू देते हैं वो एक ग्राफ का जो शो करता है एवरेज मंथली रेनफॉल को, यानी उनके पास जो डाटा कलेक्ट हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग जो उनको लग रहा होता है कि तकरीबन आपके पास मंथ में जो ओवरऑल एवरेज रेट होगा रेनफॉल का वो एक डायग्राम से एक स्लोप से ड्रॉ करके वो आपको बता देते हैं। ठीक हो गया? टू शो रन्स पर ओवर स्कोर्ड बाय अ टीम। ऊपर वाली 2 एग्जांपल से तो आप फैमिलियर हो या ना हो, स्पेशली बॉयज़ ये थर्ड एग्जांपल से तो बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे क्योंकि मैच हर कोई देखता है और मैच देखते हैं जब आप तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके पास ना एक दरमियान में डिस्प्ले होता है ग्राफ। वो ग्राफ आपको क्या शो कर रहा होता है, वो आपको ये शो कर रहा होता है कि जो एक स्पेसिफिक टीम ने ओवरऑल स्कोरिंग की होती है ना, रन रेट होते हैं उनके,
उस रन रेट को वो शो कर रहा होता है ग्राफ। अब इसकी ये सिंपल सी इंपॉर्टेंस होती है कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में अगर लिखते हैं तो कोई डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा तो तब वो जान सकेगा कि बेसिकली इसके अंदर ये बात एक्सप्लेन हो रही है। ग्राफ को जो अच्छे से मतलब कि आप कह सकते हैं कि जिसको इसकी स्टडी करनी आती है, जो इसको समझ सकते हैं, वो एक व्यू में फ़ौरन से पता चला लेते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, हम मंथ वाइज रेनफॉल की बात कर रहे हैं, या हम डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट एक व्यू में बता देगा आपको कि अच्छा इस लोग का मतलब ये चल रहा है इस वाले डाटा के अंदर। ठीक है, ये ग्राफ की हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है। अब आपके पास जो पहला टॉपिक हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि हमारे पास बेसिकली एक जो ग्राफ होता है उसके स्केच में हम दो एक्सिस लेते हैं, एक आपका वर्टिकल एक्सिस होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। ऑब्वियसली अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो इनमें से एक क्वांटिटी को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और एक को वर्टिकल एक्सिस पे लेंगे, और बेसिकली जो आपके पास टाइम होता है इसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे लेना है, और जो डिस्टेंस आपके पास होता है इसको हम वर्टिकल एक्सिस पे ले लेंगे यानी वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब इसके जो हम डिफरेंट केसेस स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहला केस जो हमारे पास है वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में हो, रेस्ट का मतलब होता है यानी कि कोई एक उसके पास साकिन हालत हो जाना, एक चीज पे रुक जाना, रेस्ट पे आना। इस केस में आपके पास डिस्टेंस टाइम का बेसिकली किस तरह का बनता है, कह रहे हैं द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज जीरो। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप रेस्ट पे कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, यही बात है, तो इसका मतलब है कि वो एक जगह पे साकिन हालत में रुकी हुई ऑब्जेक्ट, तो टोटल डिस्टेंस जो यानी हम ये कहते हैं ना कि तेजी के साथ आगे की तरफ ऑब्जेक्ट बढ़ती है तो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हमने कह दिया कि रेस्ट पोजीशन में यानी जिस पॉइंट पे वो एक डिस्टेंस पे स्टॉप थी वो वहीं पे है, लेकिन ऑब्वियसली जो टाइम है वो तो साथ साथ आगे आगे गुजरता जा रहा है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि अगर हम लेट सपोज यहाँ जैसे मैंने स्लोप में किया या 15 और 16 अज्यूम कर लें, जो आपके पास एस यहाँ पे शो कर रहा है ये डिस्टेंस है, और मैंने इसका जो यूनिट होता है वो बेसिकली ब्रैकेट में लिख दिया मीटर। इसी तरह टाइम के लिए सिंबल टी लिखा और उसका यूनिट सेकंड मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम और वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्वांटिटीज को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए भी अगर काम करना है तो कर सकते हैं। अब क्या होगा कि हमने यहाँ से ले लिया डिस्टेंस आपके पास, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं ये 16 आपके पास मीटर आ जाता है, तो 16 मीटर पे आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओवरऑल यहाँ पे स्टॉप है एक ही पॉइंट पे, लेकिन टाइम वैरी करता जा रहा है, इन वक्त आगे आगे गुजरता जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे देखेंगे ओरिजिन 0 से स्टार्ट होते हैं, 5 सेकेंड, देन 10 सेकेंड, देन 15 सेकेंड तक भी जो टोटल आपके पास जो डिस्टेंस था वो जिस पॉइंट पे थी ऑब्जेक्ट वो उसी पे है। यानी आपने इन जनरल ये बात कह दी कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने एक घटते हुए टाइम के साथ किया वो जीरो है, यानी उसने टोटल कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो ऐसे में सब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो रेस्ट पोजीशन पे थी। और बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इस पर ड्रॉ हुई है ये वाली, ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के। किसी लाइन को हम पैरेलल तब कहते हैं यानी जब वो किसी दूसरी लाइन से किसी भी पॉइंट पर मीट ना करती है, उसके पैरेलल चलने का मतलब होता है यानी जैसे एग्जैक्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास ये मैंने साइड पे फार्मूला भी लिख दिया है, जो आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू किस से आपको पता है, दो टर्म्स आपको चाहिए होती हैं, स्पीड और टाइम। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के प्रोडक्ट से आपको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस कितना है। सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। देखें इसमें मैं आपको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करूं कि जब हम बात करते हैं ना कांस्टेंट की, कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट, जैसे हम यूनिफॉर्मिटी कह लेते हैं, ठीक है, किसी किसी चीज़ के अंदर हम कहते हैं यकसुई होना, यकसानियत होना, कांस्टेंट आ जाना, एक स्पेसिफिक टर्म हो जाना। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब स्पेसिफिक एक स्पीड के साथ, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव करेगी तो तब हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप कुछ कैसी बनती है वो हम देखेंगे। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपके माइंड में फौरन से एक डेफिनेशन आई होगी हमारे प्रीवियस लेक्चर की यूनिफॉर्म स्पीड की। हमने कुछ ऐसी बात उसमें की थी कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है हम उसको कहते हैं वो यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, जब बेसिकली वो ऑब्जेक्ट जो होती है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है। ठीक है, और इसमें देखें आपके पास ऐसी ही बात हो रही है जैसी कि हम ये कह रहे हैं कि आपके पास उसी तरह टाइम एक्सिस जो है वो आपके पास टाइम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका वर्टिकल एक्सिस पे होगा। तो हमने इसके अंदर कुछ ऐसी बात की, हम ये कह रहे हैं कि जो आप लोगों के पास यहाँ पे देखें पहले 5 सेकंड में जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया वो 10 मीटर था। इन नेक्स्ट 5 सेकंड ऑब्जेक्ट कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर विच इज नॉट 20 मीटर।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर 5 सेकंड में हर 10 मीटर का जंप आता है, सेम इंटरवल पे आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है। 10 से 20 में 10 का डिस्टेंस, देन 20 to 30 में 10 का डिस्टेंस, देन 30 to 40 में 10 का डिस्टेंस, इसी तरह 5 to 10 5 का डिस्टेंस, 10 to 15 5 का, यानी इक्वल इंटरवल पे चल रहा है। ऐसे में जब आपके पास इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा होता है तो आपके पास जो स्लोप होती है वो हमेशा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ड्रॉ होती है, ठीक है। और इसको हम ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली आपके पास यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड की स्लोप थी। होप सो ये आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा तो यहाँ पे देखें आगे नेक्स्ट उसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का थर्ड पार्ट है, वो है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, हमने प्रीवियस बात की थी कांस्टेंट स्पीड की, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेरिएबल स्पीड की। वेरिएबल वर्ड का अब यहाँ पे क्या मतलब होता है, मुतगय्यर, कोई तब्दीली आ जाना। जब कोई इसमें तब्दीली आएगी, कोई चेंजिंग आएगी तो इट मीन्स कि आपको कांस्टेंट स्पीड नहीं रहेगी। इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये आपके पास अब नॉन यूनिफॉर्म या नॉट कांस्टेंट स्पीड होती है। ऐसी बात है ना, यानी वेरिएबिलिटी आएगी तो सिंपल ये बात है इसमें, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी स्टडी किया था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट और वी कैन से दैट इट्स स्पीड इज वेरिएबल। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इक्वल, यानी हमने जैसे अभी तक बात की, हम उसी का अपोजिट सोचेंगे। अब वहाँ हमने बात की थी कि सेम इंटरवल चल रहा था, उसके हिसाब से टाइम और डिस्टेंस कवर कर रही थी ऑब्जेक्ट, तो ऐसे में आपके पास जो स्पीड थी वो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड थी। अब क्या होगा कि वही वाला जो ओवरऑल जो सेम इंटरवल था वो सेम नहीं होगा, डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस आप कवर नहीं होगा, इंग्लिश में वेरिएबिलिटी आएगी। क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ, हो सकता है पहले 5 सेकंड में तो ऑब्जेक्ट इसी तरह से यहाँ पे 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ले, अगले 5 सेकंड में हो सकता है ऑब्जेक्ट अब बजाय 10 के 15 मीटर डिस्टेंस कवर करे, फिर अगले 10 सेकंड लगा दे और 10 सेकंड में सिर्फ 5 मीटर डिस्टेंस कवर करे। तो मतलब वेरिएबिलिटी आ रही है ना, कहीं पर डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर टाइम कम ज़्यादा हो रहा है। तो यानी अब यहाँ पे एक जैसा 5 का इंटरवल नहीं आ रहा, वहाँ पे 10 का इंटरवल नहीं आ रहा। जब एक जैसा इंटरवल नहीं चल रहा था तो इट मीन्स कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो वेरिएबल हो चुकी है। हम उसको कह सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म है, या दूसरे केस में कि इसको हम कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट कांस्टेंट, यानी कि अब वो इसी तरह से आपको डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करके नहीं देगी। ठीक हो गया, यहाँ तक आपके पास हमने बात की इसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। होप सो ये आप सबको क्लियर होगा। वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको एक मतलब आप फिर से सुनेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब आपके पास है स्टूडेंट स्पीड टाइम ग्राफ। अब जो यहाँ पे हमने वेरिएबिलिटी शो की वो किस में की, अब आपके पास ये क्वांटिटी जो पहले डिस्टेंस थी, अब आपके पास क्या है स्पीड। टाइम उसी तरह से हम लेंगे, यानी कि अब हमने स्पीड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेक करना है कि इसकी स्लोप आप कैसे ग्राफिकली शो करते हैं। फर्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे तो तब आपके पास कैसी स्लोप ड्रॉ होगी। When the speed of an object is constant, for example, it is 4 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम कहते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि हमने 4 मीटर पर सेकेंड अज्यूम की, then the speed time graph will be a horizontal line parallel to time axis। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर रहे हैं ना स्पीड टाइम ग्राफ की, तो अब आपने अपने वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्लेस कर देना है इससे स्पीड या वेलोसिटी से। तो स्पीड या वेलोसिटी का ब्रैकेट पे मैंने यूनिट मेंशन कर दिया जो कि आपके पास होता है मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे उसी तरीके से अभी हमने टाइम लेना है जिसका आपने यूनिट सेकंड ही लेना है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे 5, 10, 15, 20 डाटा यहाँ पे आप शो कर रहे हैं वो किसके लिए है, टाइम के लिए। यहाँ पे आपने बात कर दी स्पीड की। अगर आप कहते हैं कि कॉन्स्टेंट स्पीड है तो आपने 4 मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड ले ली कांस्टेंट, उसी स्पीड को आपने अज्यूम किया कि वो उसी स्पीड के साथ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब वो स्लोप क्रॉस होना स्टार्ट होगी तो पहले 4 मीटर पर सेकेंड है, फिर टाइम इंक्रीज होता है वो फिर भी 4 मीटर पर सेकेंड है, फिर अगले 5 सेकेंड में वो फिर भी 4 मीटर पर सेकेंड है। उसकी वजह क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड के अंदर कोई वेरिएबिलिटी तो हमने शो करनी नहीं है। अगर एक ही स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव करते जा रही है तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट स्लोप देगी। और ये जो आपके पास स्लोप है किसके चल रही है, पैरेलल आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। जैसे हमने प्रीवियस केस में बात की थी, इनको आपने मिक्स नहीं करना, आपने बात को समझ के फिर इसको ड्रॉ करना है। देखिए मतलब क्या था कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक जैसी स्पीड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, उसके अंदर कोई वेरिएबिलिटी कोई चेंजिंग नहीं आ रही।
अगर हमने अज्यूम कर लिया कि उस ऑब्जेक्ट की स्टार्ट में जो स्पीड थी वो 4 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑब्वियसली अगर कांस्टेंट स्पीड है तो वो 4 मीटर पर सेकेंड के साथ ही टाइम के साथ साथ मूव करती जाएगी। टाइम तो इंक्रीज होगा लेकिन स्पीड आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड रहेगी, तो इसकी स्लोप पैरेलल बनेगी किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। सेकेंड वन इज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, अब आपने एक बात का ख्याल रखना है, ये टर्म है ना होती है यूनिफॉर्मली, सिर्फ चेंजिंग की बात होती है, तो इसका मतलब होता है कि वेरिएबल स्पीड की बात होगी, यानी वेरिएबिलिटी शो करनी है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक जैसा चेंज आ रहा हो, यूनिफॉर्मली यानी कि इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। इन दिस केस स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, यानी कि एक कांस्टेंट रेट पे एक जैसे इंटरवल के साथ साथ स्पीड चेंज होगी, तो स्लोप आपके पास जो बनेगी वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगी। कैसे, ऐसे देखें जरा, जैसे सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम दिया हुआ, इसी तरह वर्टिकल एक्सिस पे आपको स्पीड और वेलोसिटी आप ले रहे हैं मीटर पर सेकंड में। आपने पहले कह दिया कि पहले 5 सेकंड के अंदर जो टोटल स्पीड थी ऑब्जेक्ट की वो आपका 2 मीटर पर सेकंड थी। इसी तरह नेक्स्ट 5 सेकंड में आपके पास जो स्पीड थी वो दोबारा से डिस्टेंस देखें दरमियान में 2 से 4, 2 के इंटरवल से इंक्रीज हुई। इसी तरह नेक्स्ट 5 का यहाँ पे इंटरवल का डिस्टेंस आता है 15 आपके पास, अब यानी कि नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद 15 हो गए सेकंड, तो आपके पास ऊपर 4 से लेकर 6 तक फिर से 2 का इंटरवल, यानी यहाँ पे जो जंप आएगा वो 2 का आ गया। जब एक जैसे इंटरवल के साथ ओवरऑल आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है, याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब और जो वेरिएबिलिटी होती है यानी वेरिएबल की हम बात करते हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं। यूनिफॉर्म टर्म की वजह से ही तो हमने ये कहा है कि बेसिकली कांस्टेंट रेट पे चेंज होगी। ऐसे में जो हम स्लोप ड्रा करते हैं वो आपके पास ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी पहले आपने 1 बाय 1 एक जैसे इंटरवल पर डॉटेड लाइन में इस तरीके से इसको बनाना है, यानी पॉइंट बना लेने हैं। जब उनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास इस तरीके से एक स्ट्रेट स्लोप फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। थर्ड वन इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखें, बाकी सब में तो हमने ग्राफ की बात की, आप सोच रहे होंगे मैम ने लास्ट में कोई ग्राफ नहीं बनाया। अब ये आप सोच रहे हैं तो साथ सुन भी लें कि ऐसा सोचना नहीं है। यहाँ पे द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म देन द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड by using appropriate formula, for example this। आप देखें इसमें क्या है, जब हम कहते हैं ना कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो आपके पास कॉन्टिन्यूस एक आप कह सकते हैं मूवमेंट के अंदर है, डिस्टेंस तेजी के साथ वो कवर कर रही है, स्पीड तेजी के साथ उसकी चेंज हो रही है। ऐसे केस में कोई भी स्पेसिफिक स्लोप आपके पास नहीं बनती, वो डिपेंड करता है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या ज्योमेट्रिकल शेप बनती है। जो भी ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपने उसका एरिया एज्यूम करते हुए फार्मूला मेथड से लास्ट पे चेक करना है कि बेसिकली इसके अंदर टोटल यूनिफॉर्मिटी क्या बनती है। यानी कि सिंपल सी बात है कि इसको आप एरिया बेस पे कैलकुलेट करते हैं फार्मूला की मदद से। मिसाल के तौर पे आपने जब वो ड्रॉ किया तो आपके पास ट्रेपेजियम शेप बनती है, ठीक है। आपने फिर एरिया किसका निकालना है, ट्रेपेजियम का, जो बेसिकली इस फार्मूला को बेस करता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस केस से फिर आप इस फार्मूला की मदद से उसकी ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे जो आपको इसका एरिया दे देगा। तो जो लास्ट आपके पास पॉइंट था डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर हमने ऐसी बात कर ली। इससे जो पिछला प्रीवियस केस था ना, थोड़ी सी उसके अंदर एक और बात बताना चाहूँगी, सुनिएगा ज़रा। ये मैंने साथ मेंशन किया था, हेयर स्ट्रेट लाइंस बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहीं पे ये जो बात है ना, ये बिल्कुल आपने कहा था कि स्ट्रेट स्लोप हम ड्रॉ कर रहे हैं। जरा बात को ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है ना, कल भी हमने बात की थी, जब हम कहते हैं ना स्पीड या वेलोसिटी के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है तो वो आपके पास एक्सेलरेशन होता है, ये बात की थी। जब वेलोसिटी या स्पीड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा होता है तो वो आपके पास एक्सेलरेशन है, और अगर वो यूनिफॉर्मली चेंज है तो ऑब्वियसली वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इसलिए हम इस स्लोप को ये भी कह सकते हैं कि ये आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करती है। और इसी को अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे, आप लोगों ने इस तरीके से देखना है कि अगर आप लोगों के पास ये वाली, जैसे ये स्लोप तो मैंने ड्रॉ की तो ये पॉजिटिव स्लोप है ना, अगर आप इसको नेगेटिवली ड्रॉ करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से इस साइड पे ले आते हैं, वहाँ से इस साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ऐसे केस में वो आपके पास डेसेलरेशन और रिटार्डेशन की स्लोप बन जाती है। यानी इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे तो हमने ये देखा ना कि आपके पास स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके अंदर इंक्रीज आ रहा है, उसमें हम देख लेते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके अंदर डिक्लाइन आता है, फॉल आता है, डिक्रीज आता है। जब डिक्रीज के लिए स्लोप आप बनाएंगे तो वो नेगेटिव फॉर्म में होती है, और उसको हम बजाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के यूनिफॉर्म डेसेलरेशन और रिटार्डेशन कहते हैं।
होप सो आप सबको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सारे लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, बुक से इसको रीड कीजिएगा, इसकी सारी स्लोग्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।